नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, देश के किसान, देश के अन्नदाता की, जो लगभग एक साल से आंदोलित था। 3 कृषि कानून को निरस्त रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ था और साथ ही साथ मांग कर रहा था कि हमें अपनी मेहनत की माकूल कीमत दी जाए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। एमएसपी था, है, रहेगा, सरकार लगातार यह कह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि 10% भी किसान जो फसलें उगाता है उसकी खरीदी एमएसपी पर होती है। और इसमें भी पुट ज्यादा गेहूं और धान का है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, 19 फसलें ऐसी हैं जिसमें सरकारी खरीद सरकारी छोड़िए, एमएसपी पर खरीद 5% से भी नीचे है। औने पौने दाम पर किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ती हैं। और इसकी ताजा मिसाल धान है, जो दरअसल 20% से ऊपर एमएसपी पर खरीदा जाता है। बावजूद इसके आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आज की तारीख में 1940 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है धान का। लेकिन धान बिक रहा है, ज्यादातर धान जो बिक रहा है वह 1000, 1200, 1300, 1400 रुपए पर। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक शानदार सफलता किसान आंदोलन को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उसमें जो महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि संसद ने पारित किया इस कानून को, तो इसे निरस्त रद्द संसद ही कर सकती है। वो 29 नवंबर के बाद हो जाएगा। लेकिन कल सुबह जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसके बाद से ही लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। जो सबसे प्रमुख मांग थी उस पर सरकार मान गई है, लेकिन यहां पर कुछ बातें साफ करनी जरूरी हो जाती हैं। 12 जनवरी से, इस साल 12 जनवरी से 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। कानून तो ये बने सितंबर में 2020 में, उससे पहले एक अध्यादेश पारित किया गया था 5 जून को, अमली जामा इन्हें पहनाया, लेकिन बाकायदा कानून बने सितंबर के अंत में। पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी। तो ये जो कानून हैं ये लागू नहीं थे। तो इन लागू ना हुए कानूनों को अब वापस लिया गया है। इनकी समीक्षा के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। 4 सदस्य थे, एक हट गए। 3 सदस्यों की इस कमेटी ने 19 मार्च को रिपोर्ट भी भेजी थी। लेकिन 5 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी वो नहीं हो पाई कोरोना के चलते। पर आज सामान्य कामकाज हो रहा है देश में, हर जगह अदालतें चल रही हैं, केसों की सुनवाई हो रही है। लेकिन वो लिफाफा बंद जो रिपोर्ट है उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार। तो क्या पहले ही तैयारी चल रही थी ठंडे बस्ते में डालने की? और कानून तो ठंडे बस्ते में चले गए, लेकिन जो अहम मांग है जिससे किसान की आमदनी जो दोगुनी होने का लक्ष्य है फरवरी 2022 तक, किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी जब उसे मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी? लागत लगातार बढ़ रही है। आज की तारीख में किसान डीएपी को लेकर मारा मारा फिर रहा है। एनपीके का, खाद का कट्टा 265 रुपए बढ़ चुका है। डीजल के दाम 30 रुपए से ऊपर इसी साल बढ़ गए, अब वो घटाए गए हैं एक्साइज में कटौती के बाद। हैरो, टिलर, तमाम चीजें, उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं 12 से 18% उन पर जीएसटी लगता है। तो किसान की लागत तो बढ़ रही है, लेकिन उसे जो मिलता है वो दरअसल कम होता जा रहा है। इसीलिए सरकार का आंकड़ा है
कई बार मैं बता चुका हूं, 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है। 27 रुपए। और 86% किसान छोटे किसान है, ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो छोटा किसान देश की शान कैसे बनेगा? तो कल इस फैसले के बाद जब कयास लगाए जाने लगे, सवाल उठने लगे कि बात मान ली गई, मांग मान ली गई, तो अब आंदोलन खत्म करो। आप ही कहते थे कानून वापसी के बाद ही होगी घर वापसी, तो कानून वापसी तो हो गए। इस बाबत आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक भी हुई, लेकिन वो बैठक कल तक के लिए टाल दी गई। खबरें ऐसी भी आई कि कुछ संगठन कह रहे हैं कि नहीं, अब अपने गांव चलते हैं, पर सरकार के साथ बातचीत का दरवाजा खोलते हैं, वार्ता करते हैं, दबाव बनाते हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ये C2+50 नहीं है, स्वामीनाथन आयोग वाला फॉर्मूला नहीं है। तो MSP की बात हो रही है, C2+50 की बात हो रही है, या C2+50 से भी बात आगे बढ़ गई है। भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है, RSS से जुड़ा हुआ, वो पिछले 4 महीने से लाभकारी मूल्य को लेकर आंदोलन चला रहा है कि यह पैमाना ही गलत है MSP का। ये तो CACP वाले, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये तो 5 सदस्य का एक आयोग है, इसमें तो 2 ही सदस्य हैं 3 साल से, कोई अध्यक्ष भी नहीं है। इनका पैमाना ही गलत है। अलग अलग जगह जमीन की कीमत अलग होती है, उसकी उपज अलग होती है, लागत अलग होती है। तो 1 नेशन 1 प्राइस नहीं हो सकता फसलों को लेकर। तो सवाल अब यह है, आंदोलन वापस होगा? इस पर कल फैसला आने वाला है। MSP को लेकर क्या आंदोलन जारी रहेगा? वो जारी कैसे रहेगा? बातचीत के जरिए दबाव बनाया जाएगा या बॉर्डर्स पर ही बैठा जाएगा और MSP पर ही बात अटकेगी, या ये बात उससे आगे जाने वाली है? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, जो ये फैसला लिया गया इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पुट जरूर है। उत्तर प्रदेश और पंजाब, समस्त पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और रुहेलखंड इलाके में इस आंदोलन की गूंज साफ देखी जा सकती है। और रुहेलखंड में तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी, उनके बेटे गिरफ्तार हैं। 3 अक्टूबर को जो किसानों को रौंदा गया, बीजेपी के समर्थकों की भी हत्या की गई, उसकी जांच को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर सवाल उठाया कि अगर मंच साझा करेंगे गृह राज्य मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? तो लखीमपुर खीरी कांड भी किसानी से जोड़कर देखा जा रहा है और जो नुकसान का अंदेशा, उसके चलते यह कदम उठाया गया है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आगे भी कदम उठेंगे। क्या होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, बहस हम करते नहीं हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, कानून वापसी के बाद किसानों की होगी घर वापसी और MSP पर कानून बनाएगी सरकार। क्या ये कदम की भी तैयारियां की जा रही हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता समीर सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, भारतीय किसान संघ का मैंने जिक्र किया, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी, और किसान आंदोलन से जुड़े 2 चेहरे, तजुर्बेकार रणनीतिकार युद्धवीर सिंह और युवा चेहरा अभिमन्यु कोहाड़। तो युद्धवीर, घर वापसी अब होगी, कानून वापसी तो हो गई, आप तो ये नारा बुलंद कर रहे थे 1 साल से। देखिए, टेलीविजन पे प्रधानमंत्री ने एक घोषणा कर दी और उन्होंने वहां घोषणा करके कह दिया कि अब वापस घर चले जाओ। क्या समझते हैं प्रधानमंत्री, ये तरीका बातचीत का? हम 1 साल से यहाँ बैठे हैं, 700 लोग शहीद हुए हैं इसमें। हर मौसम में
यहाँ नौजवान और बच्चों से लेके और 100 साल के बुजुर्ग तक इस आंदोलन में सड़कों पे साल भर से लेटे हुए हैं और प्रधानमंत्री एक टेलीविजन के माध्यम से आदेश जारी करते हैं। क्या ये हम तो चरण सिंह के अनुयायी हैं, क्या शिष्टाचार यही कहता है इन प्रधानमंत्री जी का? जो शिष्टाचार के, जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक बनते हैं, उनको कम से कम शिष्टाचार और एक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। किसानों से बुला के उनसे बात की जाती और हमारी केवल एमएसपी 3 कानून वापस हो, ये एक बड़ी मांग थी। लेकिन हमारे मांग पत्र में जो स्पष्ट मांगे दर्ज हैं, जिन पे मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से सरकार की मीटिंगों में, जो विज्ञान भवन में मीटिंग चली, हम उठाते रहे कि एमएसपी जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पे बात कर लो। अगर 3 कानून पे अभी कोई गतिरोध बना हुआ है तो उन 3 कानूनों पे चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं उन पे एक कमेटी बनेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिला दूं, प्रभावी बनाने की भी बात कर रहे हैं कि एमएसपी को हम प्रभावी बनाएंगे और कमेटी का गठन भी होगा। सुन तो लें। हाँ। मैं याद दिला दूं, प्रधानमंत्री शायद भूल गए हैं, 2011 में कमेटी बनी थी। उस कमेटी के चेयरमैन इस देश के आज जो प्रधानमंत्री वो थे और उन्होंने रिकमेंड किया था एमएसपी पे कानूनी गारंटी दिए बगैर किसान का सर्वाइवल नहीं है, वैधानिक दर्जा दिया जाए, वैधानिक दर्जा दिया जाए। हाँ। तो आप फिर कमेटी की जरूरत कहां रहेगी? उनकी रिकमेंडेशन वो आज करने वाले हैं, वो सक्षम है, वो प्रधानमंत्री हैं, 1 सेकंड का काम है, उनको कर देना चाहिए। ये कमेटी बनाने की बात करना अपने आप में दर्शाता जो व्यक्ति अपनी कमेटी की रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है और दूसरी कमेटी की बात करता है तो उसका क्या असर होगा, ये सबको पता है। तो आपने 1 साल धैर्य, संयम का, संघर्ष का परिचय दिया। एक बड़ी मांग आपकी मान ली प्रधानमंत्री ने, देश से क्षमा भी मांगी, कहा कुछ किसान संगठनों को मैं समझा नहीं पाया तो मैं कानूनों को वापस ले रहा हूं, संसद में वो काम होगा। बात समझ में आती है कि संसद का आप इंतजार करें जी, वहां पर बाकायदा ये हो जाए, पर राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद कोई उसमें शको शुबा की गुंजाइश रह जाती है क्या? युद्धवीर सिंह, कानून वापस लिए जाएंगे, इस पे हम सवाल नहीं और इस पे हमको कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री ने कह दिया और निश्चित तौर पे कानून वापस हो जाएंगे, औपचारिकता पूरी होंगी संसद में, वो रह रहा। लेकिन उसके अलावा जो हमारा एमएसपी की जो मांग थी, ये नई मांग नहीं है, ये मांग पत्र में थी। पराली बिल पे हमारी बात थी, हमारी जो बिजली संशोधन पर वो तो 4 दिसंबर को जो आपकी बातचीत हुई थी विज्ञान भवन में, उस शाम मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर चली थी। किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगे मान ली गई, मतलब आधी मांगे मान ली गई। लेकिन उसके बाद जब बिजली विधेयक बिल संसद में रखा गया तो वो एज इट इज है, उसमें वो जो प्रॉमिस किया गया था वो रिमूव नहीं किया गया। उसमें ये बात कही गई थी कि कृषि क्षेत्र को इससे बाहर रखा जाएगा। तो अगर वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरने की बात कर रहे थे और उसे पूरा करना चाह रहे थे तो जो विधेयक उसके बाद में रखा गया पार्लियामेंट में, उससे हटा देना चाहिए था उसको। वो एज इट इज रखा गया संसद में, तो वो शंका पैदा करता है कि सरकार ने वायदा किया था लेकिन सरकार बाजिद है और उसको जैसा का तैसा संसद में पास कराना चाहिए। पर एमएसपी को लेकर आप सरकार से बात ही तो करेंगे, कमेटी बनेगी तो बातचीत होगी, क्या तब तक आंदोलन जारी रहेगा? आप ये कह रहे हैं? देखिए, कमेटी बनती रहे, उसकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने के लिए कोई कमेटी बने तो समझ में आता। लेकिन जब ये विधेयक से ये 3 बिल लाए जा सकते हैं और एक अफरा तफरी में सब निकाला जा सकता है, एक लाइन का एक ये भी पास कराया जा सकता है संसद में कि आने वाले समय में किसान की कोई भी फसल एमएसपी से कम मूल्य, ये प्रशासनिक आदेश भी जारी हो सकता है। उसमें कह दें वो कि कमेटी बनेगी, मॉडलिटी 3 महीने में तय होगी, उसके लिए कमेटी बनाई जा सकती है। वो तो कमेटी का इंतजार क्यों नहीं करते? धैर्य संयम का परिचय दिया है ना आपने। मैंने आपको बताया, कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। लीगल जामा तो, कानूनी जामा तो पहनाना पड़ेगा इनको अभी। हम उस कमेटी के लॉलीपॉप पे विश्वास तो वापस नहीं जाएंगे। आज फैसला नहीं ले पाए। आज क्या कुछ संगठन कह रहे हैं कि भाई सरकार ने मेन मांग मान ली, अभी घर चलते हैं, एमएसपी को लेकर दबाव बनाएंगे, बातचीत करेंगे। कोई संगठन ऐसा नहीं कह रहा। तो आज फैसला क्यों नहीं हुआ? सब संगठनों ने एक मत से राय ली है, जो तय कार्यक्रम है वो अपने हिसाब से होंगे। तो तय कार्यक्रम जो है अभिमन्यु कुहाड़, तय कार्यक्रम तो ये है कि परसों 22 नवंबर को आप महापंचायत करने वाले हैं लखनऊ में, फिर 26 नवंबर जब 1 साल पूरा होगा तो पूरे देश में आप
इस आंदोलन के 1 साल पूरे होने का जश्न मैं कहूं, या संघर्ष की दास्तां देशवासियों को सुनाएंगे और ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे 29 तारीख को जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा? तो क्या ये कार्यक्रम जो तय कार्यक्रम थे वो ऐसे के ही ऐसे आगे बढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। निश्चित तौर पे 22 तारीख को 26 लाखों की संख्या में किसान तमाम बॉर्डरों पे पहुंचेंगे और 29 तारीख को 500 के जत्थे टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ संसद की तरफ कूच करेंगे। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी कल जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी तपस्या के बारे में तो बातचीत की, लेकिन यदि वो 2 शब्द उन किसानों की तपस्या के बारे में भी बोल देते, जिन किसानों ने 1 साल सड़कों पर बैठ के निकाल दिया, जिन किसानों ने 750 से अधिक कुर्बानी दी देश और समाज के लिए, तो काफी अच्छा होता। और एक महत्वपूर्ण बात मैं एमएसपी के विषय पे आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि 2018 में 20 फरवरी 2018 को जबलपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश पास किया था। उस आदेश के पॉइंट नंबर 6 में लिखा है, और जो केस चल रहा था वो अन्नदाता किसान संगठन समिति बनाम मध्य प्रदेश सरकार था। उसके पॉइंट नंबर 6 में माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि एपीएमसी मंडीज के अंदर जो पहली बोली किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होनी चाहिए वो एमएसपी से नीचे नहीं हो सकती। उस केस में बाकायदा बोला गया, हाईकोर्ट का ये आदेश है 2018 20 फरवरी 2018 का। अब जैसा युद्धवीर जी कह रहे थे कि 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि भाई एमएसपी का कोई मतलब नहीं है यदि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती। तो जो बात 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, आज वही बात तो पिछले 1 साल से किसान मांग कर रहे हैं। और जब 11 दौर की बैठकें हुई तो हमने 3-4 बैठकों में आखिर में कहा कि भाई चलो आप कानूनों पे बात नहीं करना चाह रहे तो आप एमएसपी गारंटी कानून पे बात कर लीजिए। इन्होंने कभी बात नहीं की। और जहां तक बात है कमेटी की, हमारे मुल्क में किसानों को लेकर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, लेकिन वो रिपोर्ट ना यूपीए ने लागू करी ना एनडीए ने लागू करी। वो रिपोर्ट आज कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यहां पर अभिमन्यु, एक सेकंड अभिमन्यु, मैं 3 दिन पंजाब में था और वहां पर किसी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, समीर सिंह आप भी सुनिएगा, अलका लांबा आप भी, कि दरअसल पंजाब में एक कहावत है कि वो कमेटी का मतलब होता है जिस बात पर मिट्टी पा दी गई। किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना हो, उसको दफन कर देना हो तो कमेटी बना दो जी। यह मुझे बड़ा रोचक लगा। बात जारी रखिए। संदीप जी, जो ये एक अविश्वास की इतनी खाई आज पैदा हो गई समाज और सरकारों के बीच में, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, समाज और सरकारों के बीच में जो इतनी अविश्वास की खाई पैदा हो गई कि हम सरकार की किसी बात पे विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे देश की राजनीतिक जमात ही तो जिम्मेदार है ना। 2007 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसकी रिकमेंडेशन के अनुसार आज पूरे देश में गेहूं का एमएसपी 3200 रुपया क्विंटल होना चाहिए, और यदि आप बात हरियाणा पंजाब की करेंगे तो यहाँ पे एमएसपी 4000 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे लागत बहुत ज्यादा है। तो यदि वो 2007 में लागू की गई होती यूपीए द्वारा तो 2014 में सरकार तो कहती है लागू कर दी हमने। नहीं, देखिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले कह रहे थे कि हम लागू करेंगे, 2015 में वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं कि हम C2 + 50% के अनुसार एमएसपी नहीं दे सकते। फरवरी 2015 में यह लफनामा दिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मनिंदर सिंह। हाँ जी, C2 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको कंप्रीहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, उसमें जो खर्चे जोड़े जाते हैं वो है खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, आपका दवाइयों का खर्चा, जमीन आपकी बेशक खुद की हो फिर भी उसका ठेका जोड़ा जाता है, फैमिली लेबर जोड़ी जाती है। यानी मैंने यदि मेरे परिवार ने 50 दिन मेहनत करी एक फसल में तो मनरेगा के अनुसार मेरा भी उसमें मजदूरी जोड़ी जाएगी। जो बाहर से हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे वो उसका भी खर्चा जोड़ा जाएगा। जो हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसका 1 साल में प्राइस डेप्रिसिएशन कितना होता है? मान लीजिए मेरे ट्रैक्टर की कीमत आज 7 लाख रुपया है और 1 साल बाद वो 5 लाख रुपए हो जाती है, तो जो 2 लाख रुपए कम हुए हैं वो भी मेरे फसल के खेती के खर्चे में जोड़े जाएंगे। अभिमन्यु फिर रोक रहा हूं, अभिमन्यु 1 सेकंड रुकिए। और ये मैं बद्री बाबू समीर सिंह से भी सवाल पूछूंगा और मैं देश से भी ये सवाल पूछ रहा हूं। कोई भी कारोबारी इस देश में कोई कुछ भी धंधा कर रहा हो, कृषि भी एक धंधा है अपने आप में, आप अपने और अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, कारोबार है ये, तो हर कारोबार में इस देश में डेप्रिसिएशन दी जाती है ना, कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड की जाती है ना, तभी एमआरपी तय होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
तो यहां एमएसपी में इन बातों को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? और यह सवाल, बेसिक सवाल, कोई कभी उठाएगा नहीं। एसोचैम, फिक्की, तमाम चेंबर्स वो एक एक बात को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंच जाते हैं। हर हफ्ते उनकी मीटिंग होती है। यह किसान की बात आज तक किसी सरकार को क्यों समझ में नहीं आई? अभी आ रहा हूं अभिमन्यु, पर सवाल बद्री बाबू आपसे है, यह बात किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही? नहीं, आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात पहले कई बार उठाई है और लाभकारी मूल्य की गणना करने का तात्पर्य यही है कि जितने भी प्रकार के खर्चे हैं वो सारे उसमें जुड़ें, सही सही गणना के साथ जुड़ें और इसके अलावा किसान को भी स्किल्ड लेबर के रूप में माना जाए। अनस्किल्ड माना जाता है, बहुत सही बात कही आपने। मानते हैं और उसकी 6 महीने की मजदूरी जोड़ी जाती है। आखिर क्यों? वो तो रात और दिन एक ही काम के लिए लगा हुआ है, वो रिस्क लेता है, वो सारे सब प्रकार के इनपुट्स का आयोजन करता है और नफा और नुकसान लेने वाला व्यक्ति उद्यमी होता, उद्यमी, वो केवल मजदूर नहीं होता। इसलिए उसको मैनेजमेंट के श्रेणी में जोड़ना चाहिए, न कि लेबर की श्रेणी में। इसलिए न केवल और डेप्रिसिएशन का ही सवाल नहीं है, बल्कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब उसमें आता ही है। लेकिन कुछ स्थायी इस प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जैसे ट्यूबवेल है, कुआं है, सूख जाने के बाद किसी काम का नहीं रहता, उसका डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन भले ही मत हो, लेकिन वो एक साथ हाथ से निकल जाता है। उसके बाद दूसरा ट्यूबवेल करना पड़ता है, खेती बंद हो जाती है। और हमारे यहाँ तो पानी नीचे जाता ही जा रहा है देश भर के अंदर। इसलिए तो हर उद्यमी को मिलता है, किसान को क्यों नहीं मिलता? आपने कहा बद्री बाबू कि आपने ये बात कई बार कही है, मेरे कार्यक्रम में कही है, मैं गवाह हूं इस बात का। तो आप बात कह रहे हैं, आप तो भारतीय किसान संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, प्रेरणा स्रोत है आरएसएस इस सरकार की। तो आपकी बात सुनता क्यों नहीं है कोई? छोड़िए किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा को, सुनवाई क्यों नहीं होती इस बात की? हमको बॉर्डर पर थोड़ी बैठे हैं, तो जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी बात सुन रही है सरकार। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, है, प्राथमिकताओं का सवाल हो जाता है ना। क्या आपके सरोकार किसानों से जुड़े नहीं हैं, उद्यमियों के, कारोबारियों के साथ जुड़े हैं? संदीप जी, अगर सरकार ज़्यादा नहीं दे सकती या उपभोक्ता पर ज़्यादा वजन नहीं डाल सकती तो उसको लागत कम करनी चाहिए। और लागत कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। और लागत कम आएगी तो ये मार्केट इसी रेट के ऊपर या इससे कम पर आ जाएगा। लेकिन जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, कोई कमेटी बने, जिसको किसान नेताओं ने भी स्वीकार नहीं किया, वो समिति बनाने का टाइम आया है। अब युद्धवीर जी उसके लिए मना कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये केवल एमएसपी का विषय नहीं है, इसमें और भी कई सारे विषय किसान के आते हैं। इसलिए समिति का गठन होना चाहिए, निर्विवाद समिति होनी चाहिए और कम से कम पॉलिटिकल नेताओं को समिति में नहीं रखना चाहिए ताकि वो किसानों के हित में सोच सकें। नहीं, आज मैं अशोक गुलाटी का, बद्री बाबू, अशोक गुलाटी की बहुत बातें सरकार सुनती है और मानती है। और जो वो 4 सदस्यीय कमेटी बनी, फिर वो 3 की रह गई। दरअसल अशोक गुलाटी, फिर अनिल गणवत और जोशी साहब, अशोक गुलाटी सबसे जाना माना चेहरा माने जाते हैं सरकार में, सरकार उनकी सुनती है। आज इंडियन एक्सप्रेस में उनका आर्टिकल है और उन्होंने चेताया है, आगाह किया है सरकार को कि बिना सलाह मशवरा, बिना विचार विमर्श कानून बनाए जाएंगे तो उनकी गत यही होगी। ये अशोक गुलाटी कह रहे हैं। बद्री बाबू, सलाह भी लेनी चाहिए। हाँ। और सलाह लेने के लिए कोई इस प्रकार का स्थायी मंच बनाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स अपनी सलाह दे सकें, अपने सुझाव दे सकें। और नहीं तो सुझाव पेटिका ही डाल दो, जिसको प्रॉपर रूप से व्यक्ति संभाले कोई। लेकिन हम तो समिति में बैठ के सुझाव देंगे, सुझाव नहीं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे लागत कम आ सकती है, कैसे आ सकती है। तो आप क्या ये मानते हैं कि कानून वापसी हो गई? आप कानून वापसी के खिलाफ हैं दरअसल। आप मानते हैं इस कानून में बहुत कुछ था जो छोटे किसानों के लिए हितकारी हो सकता था, वो तो सरकार ने हटा दिए। आपका हमेशा से, कुछ महीनों से ये मानना था लाभकारी मूल्य पर सरकार गौर दे
और इन 3 कानूनों के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो सकती थी, पर यहां पर क्या उल्टी गंगा बह गई है? अब भी हम सरकार से कहेंगे, छोटे किसानों को दीर्घकालीन नुकसान होने वाला है इन कानूनों को वापस लेने से, इसलिए उसकी पूर्ति किसी न किसी रूप में सरकार करे, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि जो छोटी जोत वाला किसान है, जिसका पूरा खर्चा खेती के भरोसे नहीं चलता, उसके पढ़े लिखे बेटे को कोई रोजगार का माध्यम खड़ा हो सके, कोई छोटी इंडस्ट्री। तो घर वापसी करनी चाहिए अब किसानों को, कोई इसके और कमेटी का गठन हो जाए, बातचीत हो। क्या आप ये मानते हैं, या आंदोलन ने जो ये सफलता हासिल की है, अब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना है, तो ये कह रहे हैं हम तो आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? ये जो कह रहे हैं इनका विषय है, मैं उसमें क्यों बोलूँगा, लेकिन आंदोलन आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे इनका विषय सरकार का विषय है। लेकिन किसानों के लिए एमएसपी का जो नहीं बड़ी लाभकारी मूल्य का मुद्दा है वो प्राथमिकता से ले, ये हमारा शुरू से आग्रह रहा है। बड़े मुद्दे पर युद्धवीर सिंह, आप और बद्री नारायण बात एक ही है। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो तो उससे आगे लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि ये कमेटी, ये मत मानो कि कमेटी का मतलब होता है मिट्टी पा देना किसी बात पर। मेरी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने कहा कि 2011 में जो कमेटी बनी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से रिकमेंडेशन है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, एक हस्र वो आज वही प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग, जो देश के किसानों के लिए सबसे बड़े आयोग के रूप में जाना जाता, 2007 में जिसकी रिपोर्ट आ गई, 2021 तक जिसकी रिपोर्ट को कोई लागू करने को तैयार नहीं है। और कहा यह जाता है हमने लागू कर दी, C2+50 नहीं है लागू। एक दफे गलती होती है भूलवश, और दूसरी दफे गलती होती है बेवकूफी से। जब हमने भुगत लिया, इन कमेटियों को भुगत लिया, और मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं उस बात को, ये बिल्कुल उस बात का जवाब नहीं दे रहे कि 2011 की रिपोर्ट है, वो कमेटी की रिपोर्ट है, क्यों नहीं लागू की जाती? समीर से पूछता हूं ना, समीर सिंह, अब एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा और कमेटी का गठन होगा। युद्धवीर सिंह कह रहे हैं भाई वो वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष तो आप ही थे प्रधानमंत्री जी 2011 में। आप ही की कमेटी ने कहा वैधानिक दर्जा दिया जाए, तो एमएसपी को वैधानिक दर्जा देने में नई कमेटी की क्या जरूरत है? आपके पास तो है ना, आप ही की कमेटी ने तो कहा था कि वैधानिक दर्जा दिया जाए। देखिए संदीप जी, अभी मैं सुन रहा था, युद्धवीर जी को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और जिस प्रकार से कल देश के सामने तीनों किसान कानून को वापस लेने की बात कही, निश्चित रूप से उसका हम सब ने स्वागत किया, वो स्वागत योग्य कदम है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में, आप देखिए 2014 से आदरणीय मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, खेती को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं किसानों के लिए। किसानों को सम्मान निधि देने की बात रही हो, चाहे ऐसे मैं 50 निर्णय बता सकता हूं जिससे किसानों की दशा और दिशा बदली है। मैंने शुरुआत में समीर भाई, शुरुआत में आप ग्रामीण अंचल से आते हैं जी, आपने 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि की बात कर दी, 500 रुपए महीना, मोटा मोटा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आज की तारीख में जो लागत बढ़ी है किसान की, सिर्फ मैं डीजल की बात कर दूं, घटे हुए दामों के बावजूद भी कितनी लागत बढ़ गई है, वो 500 रुपए तो ऐसे ही। और अगर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, अगर 1940 का धान और आपने 20 क्विंटल ही धान बोया, वो अगर 1,000 रुपए में आपको बेचना पड़ गया 20 क्विंटल ही, तो 18,800 रुपए का नुकसान हो गया। नहीं देखिए अजय, गलत कह रहा हूं? अजय जी, संदीप जी, मैं आप ही के बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद देश के खाद कारखाने बंद हो गए थे। फर्टिलाइजर कारखाना, मैं गोरखपुर से आता हूं, गोरखपुर महाराजगंज नेपाल का बॉर्डर है। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में
यूरिया और पोटास और डाई के लिए डंडे खाने पड़ते थे, रात भर किसान लाइन आजकल डीएपी के लिए मार हो रही है, 2017 में लठ बजाए जा रहे हैं। मोदी जी डीएपी की सरकार- कमी, बुआई में देरी हो गई रबी के लिए, गेहूं नहीं उगा पाए, आलू नहीं उगा पाए लोग। संदीप जी मेरी बात पूरी हो जाए, जी। थोड़ा हमको समय दे दीजिए। पार्टी पूरा का समय देंगे, पक्ष चिंता मत रखने के कीजिए। लिए तो थोड़ा समय मिलना चाहिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल मिलेगा। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के दर्द और किसानों की समस्याओं को सदैव प्राथमिकता पर रखा। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राथमिकता पर रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के बंद कारखानों को प्रारंभ किया और 2014 में सरकार में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया। आज वो बन के तैयार है, अगले महीने उसका उद्घाटन होने जा रहा है और खाद कारखाना प्रारंभ हो जाएगा। बरौनी के खाद कारखाने को बिहार के अंदर, ये दो देश के बड़े राज्य है, बरौनी के खाद कारखाने को भी उन्होंने बनाने का काम किया। देश के 5 खाद मैं सवाल पूछ रहा हूं एमएसपी का, आप बताने लगते हैं खाद के कारखाने बन रहे हैं। अरे भाई, जो किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, वो अपनी फसल बेचने जाता है तो उस पर कानून क्यों ना हो? एमआरपी का कानून है ना देश में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सीलिंग क्यों ना लगे? संदीप जी किसानों की समस्याओं को जब आप देखेंगे तो आपको 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश और देश की भी चर्चा कर रहा हूं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हम सरकार में आए 2017 में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज अकेले उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफ किया। 57 लाख मीट्रिक टन पिछले सत्र में हमने एमएसपी पर गेहूं की खरीद की उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले साल हमने 79,000 करोड़ रुपए के एमएसपी पर उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सरकारी खरीद की है। ये सरकारी आंकड़ा, कितनी खरीद की वो आंकड़ा बताओ ना। के खाते में पैसा जितना उत्पादन हुआ उसका 8%, 10%, 5% वो बताइए ना, ये मत बताइए मुझे। देखे संदीप जी, पिछले दिनों जो सरकारें चल रही थी उन्होंने किसानों के साथ, उनकी प्राथमिकता क्या है? बिजली मिलनी चाहिए, सिंचाई के साधन होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 परियोजनाएं वर्षों से लंबित थी। बाढ़ सागर परियोजना, सरजू नहर परियोजना और अभी अर्जुन सहायक परियोजना का अभी किसान को मूल्य देने की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं ना, आपने एक आंकड़ा बताया नहीं। मैं एक मिनट रुकिए ना समीर भाई, मूलभूत सुविधाओं को एक मिनट रुकिए ना। मूलभूत सुविधाएं तो आएंगी, जो बोएगा वो बिक जाए सही दाम पर। अब आप एक आंकड़ा बताना भूल गए, मैं बता देता हूं। को हमने बढ़ाने का काम किया। सुनिए ना, मैं एक आंकड़ा जो आपने बताया नहीं, अभी आप ये भी बताइए ना, 1.25 लाख करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया, उसमें बकाया शब्द बताना आप भूल जाते हैं। 8-8, 10-10 महीने बाद किसान को गन्ने का दाम मिलता है, पैसे आते हैं उसके खाते में। कानून क्या है 1966 का, 1968 का शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर क्या है? 14 दिन में पैसे दो वरना ब्याज भी दो। हुआ है आज तक ये? संदीप जी, हमने 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया, बकाए का एहसान किया। गन्ना किसान ने गन्ना बोया, आपने खरीदा, पैसे नहीं देंगे, उसके गुणगान गाएंगे। संदीप जी, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हमने एहसान किया। आप प्रधानमंत्री जी का कल का प्रधानमंत्री जी ने 2017 में सहारनपुर में कहा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा वरना ब्याज भी मिलेगा। वो मिल रहा है क्या? 2017 की बात कर रहा हूं, सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था। यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना नहीं होता। गन्ने के दाम कितने बढ़े? 2017 में 10 रुपए बढ़ाए थे, फिर अब 35 रुपए बढ़ा दिए। 4 साल 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने का समर्थन मूल्य। संदीप जी,
मेरी बात तो पूरी हो जाए। हाँ, बोलिए। मेरी बात तो पूरी हो जाए। 30 सेकेंड का समय हमको भी दे दीजिए। रामाला शुगर मिल चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल है। 20 सालों से क्षमता बढ़ाने की मांग हो रही थी, किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी ने 500 करोड़ रुपया देकर रामाला शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई। हमने मोहिद्दीनपुर की क्षमता बढ़ाई। हमने पिपराइच और मुंडेरवा में नया शुगर मिल लगाया। अखिलेश जी ने 13 शुगर मिल बेचे थे और मायावती जी ने 20 शुगर मिल उत्तर रमाला मिल का जिक्र कर रहे हैं। मार्च का, इस साल के मार्च का भुगतान अभी बाकी है। हमने एमएसपी भुगतान अभी बाकी है। हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। बात यह है, सत्र का तो कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा? सवाल वहां है। आपने तमाम चीजें गिनवा दी समीर भाई। कानूनी जामा वो तो प्रधानमंत्री ने जिस कमेटी की अध्यक्षता की वो वैसे ही रिकमेंडेशन दे चुका है, तो नई कमेटी की जरूरत क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है, हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। हम किसानों की तो वो प्राथमिकता हकीकत में तब्दील कब होगी? हल्का लांबा थोड़ी देर से आया हूं, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों को समझानी। यहां पर उद्यमियों की बात हो, सब डेप्रिसिएशन से लेकर कैपिटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो तमाम चीजें सबको मिल जाएंगी। किसान को यहां वाजिब दाम देने की बात है। हाँ जी। और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। हर कोई जलेबी इमरती बना रहा है। संदीप जी देखिए, आपने बार बार याद दिलाया 2011 में जिस कमेटी के जो चेयरमैन खुद तब के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, अगर प्रेस मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जो आप जैसे पत्रकारों को अवसर मिल जाएगा उनसे इस सवाल का जवाब लेने का, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है और प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है, इसलिए वो मीडिया के सामने आ ही नहीं रहे कि आपके सवालों के जवाब वो दे पाए। दूसरी बात मैं आपसे कहती हूँ, युद्धवीर जी ने कहा शब्द का अपमानित तरीके से ये घोषणा की गई टीवी मीडिया में आकर। माध्यम तो अध्यादेश था ना, माध्यम मीडिया टीवी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून लाए किस माध्यम से थे? जून में तालेबंदी में अध्यादेश से। वापस कैसे लिया? टीवी मीडिया में कह के। अब आपके जो चर्चा का विषय है उसमें यह है कि क्या ये आंदोलन वापस होगा? कैसे हो जाएगा? कैसे भरोसा करेंगे आप इन पे कि एक टीवी में आकर बयान दे दिया? नियत होती तो संदीप जी अध्यादेश के माध्यम से कानून वापस होता। अध्यादेश के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू करने की वायदा होता। 8 साल पूरे हो गए, सरकार के 2 साल बचे, 22 और 23-24 में तो चुनाव आ जाएगा। अब आप ये बताइए, जो दुगनी आय की बात करते थे वो 8 साल में नहीं कर पाए और अब बहाना क्या रहेगा? कानून वापस होगा, इसलिए अगले 2 सालों में ये नहीं कर पाए। 24 में ये कहेंगे कि ठीक रहा उन किसानों के ऊपर जो आंदोलन करके इस कानून को वापस करवा गए। तो अब आप कह रही हैं, हल्का एक सेकेंड, आपने कहा आंदोलन कैसे वापस होगा? आप नहीं चाहती आंदोलन वापस हो? हम देखिए, कौन नहीं चाहता? किसानों का कांधे का इस्तेमाल करना चाहती हैं अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए कि किसान 700 आप सरकार का जो विरोध नहीं कर पाई वो किसानों ने कर दिया, अपनी बात मनवा ली। संदीप जी मैं नहीं, राकेश टिकैत जी ने इस बात को कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून बिल जो था वो अगर वापस हुआ तो उसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। इस बारे में भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस कितनी मुस्तैदी से पूरे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ट्रैक्टर रैली करके घेराव करती रही है। आप और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज भी पत्र लिखा है, जिस कृषि जो बिजली विवादित कानून संशोधन की आप बात कर रहे हो उसे वापस लेने की बात की है, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाने की बात की है, मुआवजे की बात की है किसानों को और उन्हें सम्मान देने के साथ साथ ये साफ कहा है जब तक किसानों की सारी मांगों को इसी शीतकालीन सत्र में मानकर वापस नहीं लिया जाएगा, किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस का समर्थन था, है और रहेगा। वरुण गांधी इन्हीं के तो नेता हैं, उन्हें नहीं समझा पा रहे और आप ये उम्मीद करते हैं, देखिए 25% है ये लोग और अभी तो इनके जय किशन कौन से सांसद है यूपी से, उन्होंने यहां तक कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था क्योंकि पाकिस्तान खालिस्तानी आ गए थे इसलिए वापस लिया। ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। वो देश की सुरक्षा से जोड़कर इसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान खालिस्तान था इसलिए वापस लिए और ये वापस आएगा। ना, राजनीतिक पुट भी है। आप चाहती हैं आंदोलन
चलता रहे, किसानों का समर्थन का इस्तेमाल आप कर लें। बीजेपी को अंदेशा था कि नुकसान हो सकता है, और यूपी गृह मंत्री ने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाओ ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बन सकें। उनको वहां डर था। आपको दिख रहा है कि जी किसानों की अच्छी खासी बैसाखी मिली हुई है, इसका इस्तेमाल करते रहे। नहीं, किसान हमारी बैसाखी क्या, पूरे देश की बैसाखी है। जिन 80 करोड़ लोगों का इस कोरोना में पेट भर रहा है, बिल्कुल वो हमारी बैसाखी है। वो किसानों के दम पर ये देश जो है आज किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, अपना पेट खुद भर पा रहे हैं 140 करोड़ का। बिल्कुल हमारी बैसाखी किसान है। लेकिन मैं आपसे एक बात साफ कर देती हूं, किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपने खुद का दुगनी आय, आप समझ रहे हैं, आत्महत्याएं रुक गई। आज सरकार की, मोदी जी की नियत होती तो अध्यादेश लेकर आते, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन आज कांग्रेस को पूरा दोषी ठहराना, हमारी पंजाब की सरकार को देख लीजिए क्या कर रही है किसानों के लिए, आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। उनके कर्ज माफ किया, बताइए तो। कर्ज अब माफ कर दिया। अरे किसान कर्ज नहीं चाहता, कर्ज माफी नहीं चाहता। ये खामखा की कहानी बनाई जा। एक सेकंड रुकिए, हल्का लंबा। ये जो भ्रम फैलाया गया है ना इस देश में, अरे मुझे कर्ज क्यों चाहिए, जो मैं बो रहा हूं मुझे अच्छी कीमत दे दो, मुझे नहीं चाहिए आपका कर्ज। मुझे बताइए, 10 साल बीजेपी और अकालियों की पंजाब में सरकार 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है हल्का लंबा किसानों को 2000 से 2016 के बीच, क्योंकि उनकी फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी गई। 45 लाख करोड़ नहीं खरीदी गई, इसलिए तो कांग्रेस किसानों की इस मांग का समर्थन कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून इसी शीतकालीन सत्र में लाया जाए। और जो बीजेपी अकाली की सरकार 10 साल बीजेपी की पंजाब में कर्ज में छोड़ गई थी, अगर हमारी सरकार ने आके कर्ज माफ कर दिया तो कौन सी बुराई की। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं कि उसे कर्ज में आना ही क्यों पड़े, उसे उसकी मेहनत का जो कीमत है सम्मान के साथ बात वही है ना, घूम फिर कर वही बात आती है अभिमन्यु कुहार। ये सारे राजनीतिक दल घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे जी। अरे भिखारी है किसान, कर्ज माफी की भीख क्यों मांगने की नौबत आ रही है? क्योंकि जो बोता है किसान उसकी कीमत नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्रियों ने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि भाई इन्फ्लेशन ना बढ़े, इसलिए जरूरी है कि किसान को उचित मूल्य ना दो। ये एक नैरेटिव, एक गलत नैरेटिव हमारे देश में तैयार कर दिया गया। जबकि हकीकत ये है कि जिस आलू के किसान को 2 रुपया किलो मिलते हैं, वो आलू मार्केट में एक कंज्यूमर को 40 रुपया किलो में खरीदना पड़ता है। तो सवाल जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि किसान को यदि उसकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए, यदि किसान को C2+50 के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए, तो वो कर्जे में जाएगा ही नहीं। किसको कर्जे में रहना पसंद है? कर्ज अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है। कर्ज एक ऐसी टेंशन है जिसमें आपका सामाजिक बेइज्जती होने का डर लगा रहता है। यदि गांव में पता लग जाए ना कि इस फलाने व्यक्ति ने कर्ज ले रखा है, तो वो थोड़ा शर्म के उसमें जीता है। वो तो कर्ज लेना किसी का शौक नहीं है, कर्ज लेना मजबूरी है। और जो ये कर्ज की भी बात करते हैं, जो KCC बनाया जाता है, हमारा 50 लाख का 60 लाख का किला, उसके कागज ये लेते हैं और बदले में कितना लोन देते हैं हमें, ये 1 लाख रुपए का। उसमें से 10,000 रुपए वो ले जाता है वो अधिकारी जो हमारा KCC मंजूर कराता है। यानी 50 लाख रुपए के किले पे हमें 90,000 का KCC मिलेगा। और विजय माल्या जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने वो 8-8 हजार करोड़ का इनसिक्योर लोन लेके भाग गए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप हमारा 50 लाख का 1 करोड़ का किला लेके 1 लाख का जो कर्जा देते हैं, ये कोई उचित बात नहीं है। हम अपनी जमीन के कागज भी देते हैं। तो हमारा कहना यह है, यदि हमें हमारी फसल का उचित मूल्य दिया जाए, और ये गलत नैरेटिव जो पेश कर दिए गए सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्रियों द्वारा, प्रो मार्केट, प्रो फ्री ट्रेड पॉलिसीज के, कि भाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए किसान को मूल्य ना दिया जाए, ये सारी चीजें गलत हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, किसान प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। नहीं, मैं एक और चीज जोड़ूंगा, और बद्री नारायण चौधरी से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं इस बात पर। उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, उन सबको सब चीज मिलेंगी। आपने अनसिक्योर्ड लोन की बात की, मिलते हैं उन्हें। किसान को उद्यमी, कारोबारी, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर माना ही नहीं जाता। किसान को तो अनस्किल्ड लेबर के दर्जे में डाल रखा है कि अरे ये तो मजदूरी करते हैं। उसी हिसाब से ये लागत भी तय होती है।
तो जब तक किसान को सही मायने में सम्मान नहीं दिया जाएगा, जय किसान के नारे पुराने हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान को सही मायने में सम्मान दो। किसान भी कारोबार कर रहा है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, खेत जोतता है, मेहनत करता है, पसीने के पानी से सींचता है, तब ये फसल खड़ी होती है जो आप खाते हैं। तो उसको वो सम्मान दिया जाए जो और कारोबारियों को, बिजनेस वर्ल्ड को, इंडिया में लोगों को मिलता है, वो ग्रामीण भारत को क्यों नहीं मिलता। और किसान को माकूल कीमत मिल जाए अपनी मेहनत की, तो आधी क्या 90% समस्याएं खत्म हो सकती हैं और छोटा किसान असल में देश की शान बन सकता है। इस बारे में सोचिए। नमस्कार। सबसे बड़ा